बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी इस कक्षा में हिंदी में खंड का के कथावार्ती विषय को पढ़ेंगे। कथावार्ती जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये कथा या कहानी से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत कथा है आज हमारी आकाशदीप। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद का अगर परिचय जाने तो हमें प्रसाद युग के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक कवि और भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्र प्रेम पर आधारित कथा और उपन्यास लिखने वाले साहित्यकार हैं। उनकी यह कहानी आकाशदीप ऐसे ही भारतीय संस्कृति और आदर्श प्रेम को स्पष्ट करती है। आदर्श प्रेम के बारे में जयशंकर प्रसाद के शब्दों में माना जाता है कि आदर्श प्रेम वह होता है जो सदैव मानव सेवा, समाज कल्याण, मानव कल्याण और राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित हो, क्योंकि राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित होने वाला प्रेम ही आदर्श और श्रेष्ठ माना जाता है। यदि हम प्रेम की व्याख्या करें तो परिवार प्रेम, संतान प्रेम, समाज प्रेम, देश प्रेम आदि आदि के अंतर्गत अगर सबसे अधिक पवित्र और आदर्श है तो वह राष्ट्र प्रेम है। जयशंकर प्रसाद पे अगर माना जाता है तो हमारा ये वाला श्लोक एकदम सटीक और स्पष्ट होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इस श्लोक के आधार पर ही मैं सबसे पहले आपको आकाशदीप कहानी की कथानक को स्पष्ट कराऊंगा। आकाशदीप कहानी का कथानक इन 5 सोपानों में, ये जो 5-6 सोपान बने ना, इनमें स्पष्ट होता है। अब आकाशदीप क्या है, सबसे बड़ी बात ये समझने की है। बच्चों, आपने स्थान पर लाइट हाउस देखे होंगे। ये लाइट हाउस एक आकाश स्तंभ है। इस आकाश स्तंभ के अंतर्गत जो भी लाइट जलाने वाला दीपक या बल्ब आदि जलता है वह आकाशदीप कहलाता है और यह पूरा आकाश स्तंभ कहलाता है। कहानी का कथानक आरंभ होता है यहाँ से। सबसे पहले परिचय के अंतर्गत क्या आएगा कि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप एक आदर्श प्रेम, मानव प्रेम को स्पष्ट करने वाली दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेम के आदर्श स्वरूप को और आदर्श रूप को स्पष्ट करना चाहते हैं। कहानी का प्रथम हेडिंग है, यानी प्रथम शीर्षक है, चंपा एवं बुद्धगुप्त का मिलन व मुक्ति। चंपा कहानी के जो मणिभद्र देश के मुख्य खलनायक, उनके जहाज पर कार्य करने वाले रक्षक की पुत्री थी। और बुद्धगुप्त क्या था, यह एक जलदस्यु था। चंपा ये कहानी की नायिका भी है और बुद्धगुप्त ये कहानी के नायक हैं। अब चूंकि चंपा के जो पिता थे वो रक्षक थे, वे उस जहाज यानी जलपोत पानी के जहाज पर रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और चंपा अपने पिता के साथ जो उसी जलपोत पर रह रही थी वह वहीं रह जाती। दूसरी ओर बुद्धगुप्त यह एक जलदस्यु है, यानी जल लुटेरा है, जो जल मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों के सामान को, धन को लूट लेता है। अब चूंकि मणिभद्र एक विलासी, एक दुष्प्रवृत्ति का व्यापारी है, वह चंपा पर कुदृष्टि रखता है, क्योंकि 1 महीना हुए चंपा के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह चंपा के साथ अनाचार अत्याचार करना चाहता है, जिससे चंपा उसका विरोध करती है। विरोध करने पर वह चंपा को बंदी बना लेता है। दूसरी ओर बुद्धगुप्त जो जलदस्यु है, एक डाकू है, वह उसके मणिभद्र के जहाज पर आक्रमण करता है, लेकिन उसके रक्षक सिपाहियों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। बंदी गृह में दोनों यानी चंपा और बुद्धगुप्त दोनों मिलते हैं। मिलने के पश्चात वे दोनों योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हम इस जलपोत के बंदी गृह से मुक्त हों। यह उनका प्रथम मिलन है। बुद्धगुप्त अपनी वीरता और साहस के आधार पर चंपा को उस बंदी गृह से मुक्त करा लेता है और चंपा बुद्धगुप्त की वीरता से, उसके साहस से प्रभावित होती है।
वे दोनों उस बंदी गृह से मुक्त होकर कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ, विश्वसनीय सिपाहियों के साथ एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यह उनके स्वतंत्रता के पल थे। दोनों ही अपनी स्वतंत्रता से आनंदित थे। अब दोनों उस जलपोत को किसी नए अनजान द्वीप पर ले जाते हैं। उस नए अनजान द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा जाता है। चंपा द्वीप की स्थापना एक राज्य की भांति होती है, जिसमें चंपा उस द्वीप की रानी बन जाती है। बुद्धगुप्त भी अपने लूटपाट के कार्यों को छोड़कर सेवा में लग जाता है, अपने पुनः व्यापार के कार्य में लग जाता है और धीरे धीरे उस द्वीप पर चंपा की ख्याति, चंपा का यश स्थापित हो जाता है। बुद्धगुप्त का व्यापार भी चहुं दिशाओं में फैलने लगता है। परिणाम यह होता है कि दोनों का शासन, दोनों का राज्य सुख और शांति के साथ बीत रहा है। चंपा के हृदय पर बुद्धगुप्त की वीरता और उसके समर्पण का पहले ही अच्छा प्रभाव पड़ चुका था, इसलिए चंपा बुद्धगुप्त से प्रभावित हो जाती है। अब चंपा को 5 वर्ष के पश्चात, क्योंकि 5 वर्ष तक वह चंपा मणिभद्र के जलपोत पर बंदी बनी रही और 5 वर्ष बाद उसे मुक्ति प्राप्त हुई, तो उसके मन में विचार आता है कि जैसे उसकी माता जल मार्ग से आवागमन करने वाले यात्रियों को मार्ग दिखाने के लिए इस प्रकार से आकाश दीप जलाने का कार्य करती थी, मैं भी उसी कार्य को जीवन में उतारूं। और चंपा 5 वर्ष बाद पुनः उस महल के दीप स्तंभ पर आकाश दीप जलाने का कार्य ले लेती। वह अपने इस कार्य से आनंदित है, क्योंकि उसे पुनः अपनी माँ के समान ही लोगों को मार्गदर्शन करने का, रास्ता दिखाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। चंपा अत्यंत आनंदित है, खुश है, वह बुद्धगुप्त से अत्यंत प्रभावित है। बुद्धगुप्त चंपा के इस आनंद को, उसके इस प्रभाव को अपना प्रेम समझ लेता है। बुद्धगुप्त भी धीरे धीरे चंपा को प्रेम करने लगता है। क्योंकि दोनों ही युवा हैं, दोनों की स्थिति इस समय विवाह के योग्य है। अतः एक दिन जब छोटी नाव में बुद्धगुप्त और चंपा दोनों जल विहार कर रहे थे, यानी नदी में भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ पर बुद्धगुप्त चंपा के सामने अपने प्रेम का, अपने प्रणय का निवेदन कर देता है। चंपा बुद्धगुप्त के प्रणय निवेदन से अत्यंत व्याकुल हो जाती है। यद्यपि वह उससे प्रेम तो करती है, लेकिन वह उसके प्रेम को स्वीकार करना नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? इसलिए नहीं चाहती क्योंकि बुद्धगुप्त के प्रेम को स्वीकार करने पर उसे बुद्धगुप्त के साथ उसके राज्य जाना पड़ेगा। उसका ये मानव सेवा का, अपनी प्रजा से प्रेम करने का सारा भाव ही नष्ट हो जाएगा। तो चंपा प्रेम को निवेदन करने के बाद भी मन के अंदर अंतर्द्वंद से ग्रसित रहती है। अब उसके मन में जो अंतर्द्वंद का भाव है वह किस लिए है? अंतर्द्वंद का भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि एक और तो वह बुद्धगुप्त के साथ विवाह करके अपना जीवन स्थापित करना चाहती है। वह चाहती है कि मुझे इस आयु में किसी के रक्षण की आवश्यकता है, मैं किसी पुरुष के साथ अपना जीवन आरंभ कर सकती हूँ, तो इसलिए वह बुद्धगुप्त के प्रेम को स्वीकार कर लेती है। दूसरी ओर उसके मन में विचार आता है कि यदि मैंने बुद्धगुप्त के प्रेम को स्वीकार कर लिया तो यह मुझे अपने राज्य ले जाएगा, और जो प्रजा मेरे से इतना स्नेह करती है, जो मेरी माँ ने सारा जीवन इस आकाश स्तंभ पर आकाश दीप के लिए समर्पित कर दिया, मेरे जीवन का यह लक्ष्य, यह उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए चंपा चाहते हुए भी बुद्धगुप्त के इस निर्णय को स्वीकार नहीं करती। उसके मन के अंतर्द्वंद में कर्तव्य और आदर्श प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। उसकी कर्तव्य निष्ठा जीत जाती है, उसका अपना स्वार्थ, अपना व्यक्तिगत प्रेम पराजित हो जाता है। वह बुद्धगुप्त के स्नेह को, उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, तो बुद्धगुप्त अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने देश ताम्रलिप्ति चला जाता है। अब कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है, अर्थात जो मन को छूने वाला है, आनंदित देने वाला है, क्योंकि चंपा अंत में बुद्धगुप्त से कहती है, मैं तुम्हारा प्रेम तो स्वीकार करती हूँ, परंतु मैं तुम्हारे से विवाह नहीं कर सकती, मेरी विवशता है। मेरी माँ ने भी सारा जीवन इस जलपोत की यात्रियों की सेवा में व्यतीत कर दिया, अब मैं भी चाहती हूँ मेरा जीवन भी इन्हीं की सेवा में व्यतीत हो जाए। तो कहानी के अंत में जहाँ एक मार्मिक अंत होता है, अर्थात मन में संवेदना जागृत होती है, दुख उत्पन्न होता है कि दोनों का विवाह हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, वहीं पर हमें संदेश ये प्राप्त होता है कि वास्तव में प्रेम का तात्पर्य केवल पाना ही नहीं होता, प्रेम का तात्पर्य कुछ खोना भी होता है। जब हम प्रेम में कुछ खोते हैं तो प्रेम का वह अलौकिक आनंद
हमें व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठा देता है। इसी कहानी के समान जयशंकर प्रसाद की दूसरी कहानी है पुरस्कार, जो इसी कहानी के कथानक को कहीं ना कहीं समाहित करती है, क्योंकि पुरस्कार कहानी का कथानक भी इसी के प्रकार है। पुरस्कार की नायिका थी मधुलिका। अब मधुलिका एक गांव में रहती थी। उस गांव में ये प्रथा थी कि राजा वर्ष में एक बार किसी का खेत जोतते थे, और जिसका खेत जोतते थे उसका खेत राजा के अधीन हो जाता था, और राजा उसके बदले उसे सोना, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य प्रदान करते थे। और चूंकि मधुलिका जिस गांव में रह रही थी वहाँ एक अनजान व्यक्ति, अनजान युवक जो राजा का शत्रु था, वह आकर मधुलिका से आश्रय मांगता है, और आश्रय मांगने के बाद उसके घर से राजमहल तक सुरंग बना लेता है। वह राजा को पराजित करके उसके राज्य पर अधिकार करना चाहता है। अब राजा मधुलिका का खेत जोतने के लिए तैयार है। मधुलिका दौड़ दौड़ कर राजा को दाने दे रही है। राजा उसमें दाने बो रहे हैं। आज मधुलिका के लिए आनंद का विषय है, लेकिन पूरे दिन आनंद में उत्साहित रहते हुए भी जब वह घर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जो युवक, जो शत्रु उसके घर में रह रहा था, वह राजा के राज्य को अपने अधीन करना चाहता है। मधुलिका की राष्ट्रभक्ति जागृत हो जाती है। वह बिना कुछ सोचे रात में ही सीधी राजा के पास चली जाती है और राजा से जाके बताती है कि मेरे घर में रहने वाला जो आश्रित है वह हमारे राज्य पर आक्रमण करने ही वाला है। उसने मेरे घर से राज्य तक सुरंग बना ली है। राजा तुरंत सैनिकों को भेजकर उस शत्रु राजा को, शत्रु युवक को, राजकुमार को बंदी बना लेता है। अगले दिन राजा का दरबार सजा हुआ है। राजा के दरबार में आज मधुलिका को पुरस्कार मिलना था। पुरस्कार मिलने के सारे गांव वाले, प्रजाजन, मंत्री, राजा आदि सभी खड़े हुए थे। अब दोनों ही काम एक दिन होने थे। उस युवक को मृत्युदंड की सजा मिलनी थी और मधुलिका को पुरस्कार मिलना था। अब राजा मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं और उस शत्रु सैनिक के मृत्युदंड की घोषणा कर देते हैं। मधुलिका दौड़कर उस युवक के पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह उससे प्रेम करती है, और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह उससे, राजा से कहती है कि आप मुझे जो पुरस्कार देना चाहते हैं, पुरस्कार में आप मुझे इसका जीवन प्रदान कर दें। क्यों? यहाँ भी मधुलिका के मन का अंतर्द्वंद है। एक और उसकी राष्ट्रभक्ति है कि वह अपने राजा को समय रहते उस शत्रु की योजनाओं के से अवगत करा देती। तो ये राष्ट्रभक्ति हुई, और ये व्यक्तिगत प्रेम हुआ कि वह उसके लिए जीवन मांगती है, या कहती है कि मुझे भी इसके साथ ही मृत्युदंड दे दिया जाए। तो ऐसा ही कहानी का संदेश इस कहानी में भी स्पष्ट होता है। बच्चों, कहानी के आधार पर हमारे 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है कहानी का उद्देश्य। अब उद्देश्य हम कहाँ से निकालेंगे? आपने पूरा कथानक पढ़ा, पूरे कथानक के अंतर्गत इसका उद्देश्य हमें मिलता है कहानी के अंत में। ये जो कहानी के हमारे 2 शीर्षक हैं, ये हमारे उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। कैसे करते हैं? लेखक ने कहा है कि कहानी आकाशदीप का उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति, कहानी आकाशदीप का उद्देश्य है मानव प्रेम, मानव कल्याण। तो वह कहानी के अंत में पता लगता है जब चंपा बुद्धगुप्त के प्रेम को, उसके प्रणय को अस्वीकार कर देती है और अपनी प्रजा की सेवा के लिए उसी द्वीप पर रहकर अपना जीवन समर्पित कर देती है। ये कहानी का उद्देश्य है। अब हम इस उद्देश्य को कैसे लिखेंगे? उद्देश्य 3 हेडिंग में बनेगा। पहले हेडिंग तो परिचय, जैसे ये बना है। तो उसके बाद उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। उद्देश्य में आप लिखेंगे कि लेखक का उद्देश्य है कि देश प्रेम, मानव कल्याण सर्वोपरि होता है अपने व्यक्तिगत आदर्शों से। किस तरह से? इसके अंतर्गत आप कहानी के मुख्य पात्रों को अगले पैराग्राफ में, यानी अगले गद्यांश में स्पष्ट करेंगे। कहानी का उद्देश्य आपका 80 शब्दों के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है शीर्षक की सार्थकता। कहानी आकाशदीप का शीर्षक इस कथानक के अंतर्गत सार्थक कहाँ है, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी परिचय यही आएगा, परिचय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन शीर्षक की सार्थकता जब आप लिखेंगे तो इसके अंतर्गत आपको शीर्षक बताना पड़ेगा कि कहानी में शीर्षक कहाँ है। हमारी कहानी में आपके सोपान नंबर 1 से लेकर सोपान नंबर 3 तक शीर्षक का कहीं कोई वर्णन नहीं है। तो आप शीर्षक के बारे में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप लिखेंगे कहानी का शीर्षक आकाशदीप लाक्षणिक है।
लाक्षणिक क्यों है? क्योंकि लक्षणा से इसका अर्थ लिया गया है। चंपा चौथे शीर्षक में बताती है वह दीप स्तंभ पर आकाश दीप जलाती है। तो कहानी का शीर्षक आकाश दीप सार्थक है, उद्देश्यपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आप एक जलते हुए दीपक को देखिए। जलते हुए दीपक में जलता तो दीपक है, लेकिन उसके अंदर मिट्टी का स्थायित्व होता है, तेल होता है, बाती होती है, और इन तीनों के समायोजन से जो लो प्रज्वलित होती है वही हमें प्रकाश प्रदान करती है। तो जीवन में भी यदि समर्पण है, निष्ठा है, श्रद्धा है, दृढ़ता है, ये चारों गुण जब हमारे संतुलित रूप में रहते हैं, तभी धीरे धीरे हमारी ज्योति, हमारा प्रकाश, हमारी तेजस्विता भी समाज में प्रकाश प्रसारित करती है, समाज में प्रकाश फैलाती है। तो बच्चों, इस तरह शीर्षक की सार्थकता। और तीसरा प्रश्न आता है कथानक का या सारांश का या आपकी कथा वस्तु का। अब ये जो तीसरा प्रश्न है ये आपको इन 6 के 6 पॉइंट के अंदर लिखना है। ये जो 6 के 6 आपके सोपान है, आप इच्छा अनुसार इन्हें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम और ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये है पहला आपका चंपा बुद्ध का मिलन व मुक्ति, यहीं पर दूसरा आप हेडिंग जोड़ लीजिए नए चंपा द्वीप का निर्माण, तो आपका ये छोटा बन जाएगा। इसी तरीके से ये चौथा है, ये पूरा रहेगा। आपके कौन कौन से हेडिंग है जो कहानी के प्रभाव को दर्शाने वाले हैं? आपका शीर्षक नंबर 2, शीर्षक नंबर 4 और शीर्षक नंबर 5 और 6 ये कहानी के मूल केंद्र हैं, ये कहानी के आधार हैं। अगर वास्तव में आपको कहानी का कथानक या उद्देश्य लिखना है तो सारे हेडिंग देखने की अपेक्षा आप इन 2 हेडिंग को देख लीजिए। इन 2 सोपानों के अंतर्गत आपको कहानी का शीर्षक स्पष्ट हो रहा है, ऐसे ही कथानक स्पष्ट हो रहे हैं। ये 3 प्रश्न केवल प्रश्न पत्र में आते हैं। प्रश्नों में शब्दों की मात्रा होती है 80 शब्द। अब 80 शब्द का ये मतलब नहीं होता कि आप आधे पेज में प्रश्न करें। 80 शब्द का मतलब होता है आप प्रश्न को पूरे सोपानों में डिस्कस